यानी कि आज हम पता करेंगे कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है या स्टोरेज है वो क्या होती हैं और उसके क्या प्रकार हैं, वो कंप्यूटर के लिए क्यों मायने हैं, क्या इसके बिना भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट या चालू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली भाग में बताया था कि अगर किसी को भी ऑनलाइन कोई भी कोर्सेज वगैरह परचेज करना है, खरीदना है, सीखना है, तैयारी करनी है, या अपने प्राइवेट जॉब के लिए किसी को किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता होती है, तो कृपया आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबरों पर। ठीक है, इन नंबरों पर आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास का। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज होती क्या चीज़ है। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देश को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको निर्देश दिए, ये बनाई है, उसको मैंने उसमें स्टोर कर रखा है। फिर आगे है कि कंप्यूटर में जो स्टोरेज यूनिट होती है वो मेमोरी होती है। जो मेमोरी सीपीयू के अभिन्न अंग होते हैं। जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो पहले अपने पास यहाँ पे देखो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। ये जो डाटा है उसको बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 में स्टोर करती है। आगे देखिए, किसी भी निर्देश, देखिए मेमोरी क्या होती है, किसी भी निर्देश, सूचना या परिणामों को स्टोर करके रखना क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, ये एक मेमोरी का चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हम सामान्यतः मेमोरी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है कैश मेमोरी, दूसरा है प्राइमरी मेमोरी और तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी या जो मेन मेमोरी होती है कैश मेमोरी, बात करते हैं कि कैश मेमोरी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कैश मेमोरी होती हैं, वो एक अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के द्वारा तब तक काम में ली जाती है जब तक वो कार्य कर रहा है। जैसे कार्य खत्म हुआ, मेमोरी से वो डाटा इरेज हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर और यूजर, जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती है। रैम से डाटा लेगी, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए देगी, तब तक काम करती है। मेमोरी की सीमाएं महंगी हैं, स्पीड इनकी, यानी कि मैं कहूँ कि जो कैश मेमोरी है वो अब तक की जितनी भी मेमोरी है उन सब में सबसे स्पीड मेमोरी है। ठीक है, आगे देखिए, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में देखिए हम 2 भागों में बांटते हैं इसको। पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो। ठीक है, और ये 2 प्रकार की होती हैं, डायनेमिक मेमोरी और डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम का मतलब होता है कि ये एक प्रकार की मेमोरी है, रैम है, जिसको हमें बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होगी। बार बार रिफ्रेश को की आवश्यकता किसको होगी, हम बात करते हैं डायनेमिक रैम को, हमें बार बार की आवश्यकता होगी। अदरवाइज जो स्टैटिक मेमोरी होती है, रैम होती है, उसको बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश होगी, अपने आप में रिफ्रेश होती रहेगी। तो फिर हम बात करें इनके आगे दूसरे प्रकार की, इनके दूसरा अंतर होता है कि जो डायनेमिक रैम में है उसको बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये कैसी है, सस्ती होगी। और जो स्टैटिक मेमोरी, इसको बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं है, तो ये आमतौर पर महंगी होगी। फिर बात करते हैं हम रोम की। रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम में जो डाटा लिखा हुआ है उसको आपको केवल क्या करना है, रीड करना है। केवल और केवल रीड करेंगे, हम उसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। नहीं उसमें डाटा लिख सकते हैं, नहीं कुछ नहीं। लेकिन जब हमें अगर मान लो का डाटा लिखना है, तब हम इन 3 प्रकार से इसको डाटा लिख सकते हैं। ई रोम, रोम इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इरेज करेंगे फिर प्रोग्राम लिखेंगे। और तीसरी है ईईपी, इलेक्ट्रिक इरेजेबल रोम, प्रोग्राम,
इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्राम, इसको हमें किसके द्वारा इरेज करेंगे, इलेक्ट्रिक के द्वारा इरेज करेंगे और उसमें नया डाटा लिखेंगे। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी है ये एक स्थायी मेमोरी है, और स्थायी मेमोरी का इंग्लिश वर्जन होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। फिर अपने पास है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, हार्ड डिस्क आती हैं, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी जो 3 प्रकार की होती हैं, सीडी, डीवीडी, बीडीआर, पेन ड्राइव, फ्लैश, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारे के सारे द्वितीय मेमोरी में आते हैं। इस द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलिक मेमोरी भी कहा जाता है या अन्य मेमोरी भी कहा जाता है, जिसके द्वारा हमें डाटा को परमानेंट स्थायी रखते हैं। अगर हमने किसी पेन ड्राइव में कोई डाटा आज डाला है, फिर 15 साल बाद में भी देखेंगे तब भी वो वैसा ही डाटा हमें पाया जाएगा, उसके साथ में कोई भी छेड़खानी भी नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए अगला बात करें तो यहाँ पर अपने पास है कि यूज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। हमें यहाँ से कंप्यूटर की जो मेमोरी है उनका मेजरमेंट मिला है कि कोई कितनी मेमोरी को क्या बोलते हैं, क्या काम है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता रहे कि आपके पास जो जानकारी जा रही है वो क्या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। आगे देखिए, अगर आप राजस्थान के सीकर ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए RKCL के लिए, PGDC के लिए, SSC के लिए और कोपा के लिए। ये सारे के सारे तीनों कोर्स हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, जहां आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे और आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे। RSCIT या RKCL के लिए आपको हमारे सेंटर शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर सांगरवा में आना होगा और आपका एनरोल करवाना होगा। अब देखिए इसमें बात करते हैं यूनिट और शॉर्ट नेम कि यूनिट कौन कौन सी हैं और किसके बराबर होती हैं। ठीक है, बात करें हम सबसे पहले बात करते हैं एक बिट की। एक बिट बिट के बराबर होता है जो बाइनरी डिजिट होते हैं, जिसमें 1 और 0 शामिल होते हैं। बात करते हैं 8 बिट की। 8 बिट में होता है 1 बाइट। कितना होता है, 1 बाइट। फिर बात करें 1024 बाइट। देखिए अब यहाँ से हम 1024 लेके चलेंगे और अगली यूनिट को जोड़ते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने पास है 1024 बाइट। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 KB। KB का अर्थ क्या होता है, किलो बाइट। 1024 KB 1 MB मेगाबाइट। 1024 MB गीगाबाइट GB। 1024 GB 1 TB। TB का अर्थ होता है टेरा बाइट। इसी प्रकार से 1000 TB PB, 1000 PB EB, 1000 EB ZB, 1024 ZB YB, 1024 YB BB, 1024 BB 1000 GB। देखिए यहाँ पर GB आ रहा है और यहाँ पर भी GB आ रहा है। इन दोनों में आपको अंतर समझना है कि जो पहले वाला GB आया था ना वो तो था गीगाबाइट, और जब लास्ट वाला आया है वो है गेपाबाइट। बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही कंफ्यूज करते हैं आपको। जब भी हम एग्जाम लेते हैं या एग्जाम आती हैं तो अपने पास यहाँ पर इनके रूपों के प्रकार पूछ देते हैं कि बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीज, डिक्रीज, या इसके इक्वल ये वाला सब पूछा जाता है। तब आपको याद रखना है कि अगर ये यहाँ पर है तो इसके साथ में ये चारों आएंगे, अगर ये GB वाला है तब ये KB और GB और TB ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन सी मेमोरी की कितनी साइज होती हैं और क्या होता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे RKCL में जो या कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि 1 KB बराबर होता है, 1 KB बराबर होता है, तो वहाँ पर हमें मिलेगा बाइट्स, लेकिन हमें ऑप्शन 1024 नहीं मिलकर 2 की घात 10 भी मिल सकता है, क्योंकि 2 की घात 10 भी किसके बराबर होते हैं, 1024 के बराबर होते हैं। अगला देखिए, अपने पास यहाँ पर मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और CPU इस प्रकार से। CPU में रजिस्टर मेमोरी होती है जो
दो तीन ऑथेंटिक इन पे काम करती हैं। फिर यहाँ पर अपने पास लेन 2 लेन 3 में काम करती हैं। मेन मेमोरी से डी रैम या एस रैम में डाटा होता है, और जो वो वर्चुअल मेमोरी में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये अपने पास हार्ड डिस्क है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोरल ड्रॉ हो गया, कैनवा हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के लिए वीएलसी प्लेयर हो गया, मल्टीमीडिया प्लेयर हो गया। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के लिए बात करें तो ट्रोनसी हो गया, कोड ब्लॉक, जेडीके हो गई। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो टेली हो गया और विजियो हो गए। इस प्रकार से ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिसे इन तीनों को हम एक नाम दे सकते हैं, एमएस ऑफिस, जो हमारे सिलेबस में भी हैं और हम ये पढ़ने वाले भी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो तो सॉफ्टवेयर के प्रकार आए थे, अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेट हो गया, कंपाइलर हो गया, डबलर हो गया, लोडर हो गया, लिंकर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए और डिवाइस ड्राइव हो गई। देखिए, इसके अंदर बात करें तो हम सामान्यतः इसको तीन भागों में बांटेंगे। पहला है अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा रहेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा रहेगा डिवाइस ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम से तो क्या होगा, कंप्यूटर का क्या करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं, यानी कि बूटिंग करेंगे। कंप्यूटर बूटिंग किससे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बूटिंग होता है। अगर मुझे कोई कंप्यूटर में कोई अदर डिवाइस जोड़नी है, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, लाइट फैन, वीसीआर, सीडी ड्राइव या सीडी रीडर, ये सारे के सारे ऐड करने हैं तो मुझे किसकी आवश्यकता होगी, डिवाइस ड्राइव की होगी। अगर नहीं है तो मुझे अलग से इनके अंदर इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा ताकि मैं काम में ले सकूं। एक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए, कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार से हम एडिशनल सॉफ्टवेयर को किसी प्रकार से काम में लेते हैं, तब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही उनको काम में लेंगे। जैसे हमारे पास एज है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्रैप्ट हो गया, उसको हमें रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। आगे देखिए, विंडो डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। हमें विंडो, अभी देखो वर्तमान में जो भी हम काम करते हैं ना, एक नॉर्मल तौर पर काम कर लेते हैं हम, वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर चलता है विंडो। विंडो वर्जन होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उन ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है, कब कौन सा लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, क्या यूज़ था क्या नहीं था, ये सारे इसमें लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम 1.0। ये 1985 में लॉन्च होता है, यानी कि जो ये सारे के सारे हैं वो हैं GUI पे। अब बात करेंगे क्या 1985 से हमने शुरुआत की थी, कि जब कंप्यूटर की पीढ़ी का आविष्कार हुआ, पीढ़ी है वो हमने 1940 से पढ़ना स्टार्ट किया, और यहाँ पर तो 1985 है। तो क्या इसके 45 साल पहले, 1985 से 45 साल पहले जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सा ग्राफिक्स था, यूजर इंटरफेस था, तो उनके अंदर था अपने पास CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। वो कमांड के द्वारा काम में लिए जाते थे, जो कि एक आम नागरिक की पहुंच से बहुत दूर हुआ करते थे। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1985 में विंडो 1.01 लॉन्च की, तब उन्होंने GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जो कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी आसानी से इसको पढ़ सकता था। इसके बाद में बात करें 3.1 विंडो NT। अब यहाँ पे देखिए विंडो 95, इसकी शुरुआत करता है वो 1995 में। इसके अंदर क्या क्या थे, इसके अंदर टास्क बार ऐड किया गया, 32 बिट सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया। इस प्रकार से इसमें चेंजेस हुए, जो कि अब तक, यानी कि मैं कहूँ कि 1995 तक के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, उनमें से सबसे बेस्ट हुआ करता था विंडो 95। फिर से विंडो 95 में जो कमियां रह गई थी, उन विंडो 95 की कमियों को विंडो 98 में कवर किया गया। इस प्रकार से कवर करते करते विंडो XP और विस्टा, विस्टा लॉन्च करता है 2007 में। देखिए, विस्टा जब लॉन्च हुई थी ना,
तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक अलग से सॉफ्टवेयर दिया गया था जो था विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर जो बाहरी आक्रमण कंप्यूटर के लिए कौन होंगे, वायरस हो गए, थ्रेड्स हो गए, ठीक है, स्पाईवेयर हो गए, इन सब को वो रोकने का काम कौन करता था, विंडो विस्टा में दिया गया एक विंडो डिफेंडर। तब से ले आगे देखिए, जब हम विंडोज 7 की बात करते हैं तो विंडोज 7 2009 में लॉन्च हुआ। विंडोज 7 से पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर हमें साउंड के लिए मदरबोर्ड को काम में लेना पड़ता। मदरबोर्ड एक सीडी आती थी, उसको हमें इंस्टॉल करना। अगर हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो हम कोई भी ऑडियो वीडियो को हम देख सुन नहीं सकते थे। तो मदरबोर्ड यहाँ पर काम में लिया जाता था विस्टो से पहले। लेकिन जैसे ही 2000 विंडोज 7 में 2009 में लॉन्च हुआ, तब से इसके ऊपर मदरबोर्ड का कोई इश्यू नहीं रहा। मदरबोर्ड को एक तरह से इसने हटा दिया, और जब भी आप विंडोज 7 डालते हो तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी वो मदरबोर्ड वगैरह या साउंड का अलग से कोई डिवाइस या ड्राइव डालने की आवश्यकता नहीं होती थी। फिर हम बात करते हैं विंडो 8 में। देखो विंडो 8 में और कुछ नहीं हुआ, एक सबसे बड़ा चेंजेस हुआ था कि जो विंडो 95 में स्टार्ट बटन दिया गया था, उस स्टार्ट बटन को विंडो 8 में हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया था। ठीक है, जो कंप्यूटर के राइट साइड में आने पर ही बाहर आता था। आगे देखिए, फिर विंडो 8.1 और विंडो 10। जब विंडो 10 लॉन्च हुआ तो उसमें जो विंडो 8 में जो स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था उसको वापस इसमें लाकर छोड़ दिया गया। साथ ही क्या हुआ कि विंडो 10 में जो डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र आया करता था उसको एक नया नाम दिया गया एज। ठीक है, जो इसके विंडो का खुद का ही सॉफ्टवेयर हुआ करता। आगे देखिए, आगे जब हम बात करें विंडो 8 में और क्या चेंजेस हुए। विंडो 8 में एक सबसे बड़ा चेंजेस होता है एक कोर्टोना। कोर्टोना नाम का एक पर्सनल असिस्टेंट दिया गया, जिसके द्वारा हम उसमें किसी भी चीज को बोलकर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें इसमें। फिर अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो है जो वर्तमान में चल रहा है वो है विंडो 11। अब विंडो 11 कब लॉन्च होता है, वो होता है 5 अक्टूबर 2019 को। 5 अक्टूबर 2019 को विंडो 11 लॉन्च होता है, और उसके अंदर एक चेंजेस किया गया, जो टास्क बार था उसको सेंटर में लाकर रख दिया गया। टास्क बार को सेंटर में लाकर रख दिया, और वो किस प्रकार करने लग गया, लाइव टास्क पर काम करना स्टार्ट करता है। तो ये है आपके विंडो द्वारा डेवलप, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किए गए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए, आगे बात करें तो अब हम यहाँ पर अपने सामान्य कंप्यूटर का जो व्यू होता है, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो विंडो इंस्टॉलेशन है वो है विंडो 10। ये विंडो 10 की पिक्चर है, इसमें हम अलग अलग नाम देंगे और अलग अलग उनके आइकन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये जितना भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो है डेस्कटॉप। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों, वो है आइकन। फिर यहाँ पर ये है स्टार्ट बटन, जो विंडो 8 में हाइड कर दिया गया था, छुपा दिया गया था। उसके बाद में ये है सर्च का ऑप्शन, और ये है जो कोर्टोना। मैंने बताया था विंडो 10 के अंदर कोर्टोना जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको दिया गया। यहाँ पर अपने पास टास्क व्यू है, हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये लिस्ट ओपन होगी, और इस लिस्ट के अनुसार हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर है फाइल मैनेजर, और ये सारे के सारे टेक्स्ट व्यू हैं, जिनमें हमें कोई ना कोई फाइल को पिन करके रखते हैं, ताकि हम उसको आसानी से इजीली में ओपन कर सके एक क्लिक के साथ। ये जो पूरा ऑप्शन है वो है टास्क बार। यहाँ पर जो भी आ रहा है वो नोटिफिकेशन एरिया है। साथ में जो आपको यहाँ पर टाइम और डेट दिखाई देते हैं ना, वो है सिस्टम ट्रैक।
आगे देखिए, आगे बात कर। ठीक है, ये सारे के सारे हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं हम इसमें। देखिए, यहाँ पर अपने पास में आ रहा है टास्क बार, जो हमने भी पढ़ा है, इसको पूरे को टास्क बार के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि कुछ फाइल हैं, उनके फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट हैं, अपने एग्जाम की दृष्टि से ले लो या हम अपने लाइफ की दृष्टि से मने, या हमें ये पता करना है कि ये कौन सी फाइल एक्सटेंशन है। तो देखिए, वेब डेवलप डॉक्यूमेंट वेब जो डायरेक्ट वेब से डाउनलोड करते हैं, वो होता है HTML, डॉट HTML, डॉट CSS, डॉट JS, डॉट PHP। इमेज, जो फोटो होती है ना, उन सब के फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट BMP। हम कोई स्कैन वगैरह करते हैं या नेट से डाउनलोड करते हैं, वो BMP होता है। JPG या JPG, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट ग्राफ्स। PNG हो गया, और यहाँ पर GIF। GIF क्या होता है? एक शॉर्ट वीडियो होता है। कौन सा होता है? शॉर्ट वीडियो होता है, जो केवल और केवल बिना आवाज के लगभग 5 सेकंड के समथिंग बनाया जा सकता है, या हम किसी को भी 5 सेकंड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला इसमें रह गया अपने पास ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल में देखिए, MP3, MP, .MID या मिडी। देखिए, हमने मिडी को किस में पढ़ा था? इनपुट डिवाइस में पढ़ा था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी। ठीक है। फिर एक आता है अपने पास वाप, WAP, वाप। ठीक है। तो ये सारे के सारे फाइल एक्सटेंशन हैं, और भी फाइल एक्सटेंशन हैं जो जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे, ताकि एक साथ में आप के ऊपर कोई भार वगैरह ना हो। अब देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज हमने क्या बात की? मेमोरी पढ़ी हमने।